हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है मेरा एक इंटरव्यू था रशिया में। वैसे रिसेंटली मैं एक वर्ल्ड अफेयर्स का एक वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ जहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने सवाल किया है कि इंडियंस जो है रशिया को इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो न्यूज़ चैनल्स है वो वेस्ट का प्रोपेगेंडा चला रहा है रशिया के खिलाफ, बट इंडिया के जो ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन के जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत प्रो रशिया है। तो उन्होंने सवाल किया था कि ऐसा क्यों है। क्या बोलूं, आई मीन आई डोंट रियली नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। एक जज्बा है टुवर्ड्स रशिया और परहैप्स इसके रीजन फार डीपर है देन द 1971 वॉर। मेरा नहीं मानना कि 1971 वॉर सेंट्रल रीजन है इस सब के पीछे। खैर, मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मैं जेन्युइनली ये बात मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूं। अगर आप एक रशिया के सपोर्टर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बट इसका जो आंसर है अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो हमारे लोगों के बीच जो कनेक्ट है, पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है और जैसे उनका नेचर है, जैसे कि ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट एक इंडिया को देना, मतलब शुरुआत में इंटरव्यू के शुरुआत में बोलते हैं कि हमारे साथ आज एक स्पेशल इंग्लिश टीचर मौजूद है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया से बिलोंग करना मतलब उनके लिए जो है वो स्पेशल था और वो उन्होंने ऐसे कवरेज किया। तो यही रीज़न है कि पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है, लोग इमोशनल है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोबोट की तरह, जैसे कि बहुत सारे कुछ मतलब जर्मनी वगैरह यहाँ वहाँ पे बहुत कोल्ड रहते हैं पीपल, उतना आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं। और इंडियंस के साथ जब भी वो ब्राउन स्किन पीपल देखते हैं तो और भी उनका वो जो एक रेसिज्म तो होता ही है, कुछ ना कुछ जब कोई कितना भी बोल ले अंदर में थोड़ा बहुत है ही। सबके लिए नहीं है वैसे, अच्छे बुरे तो हर देश में ही होते हैं, बट जो परसेंटेज है वो वैरी करता है। और इंडियंस को लेके ओवरऑल जो एटीट्यूड है रशिया में, तो मेजॉरिटी पोर्शंस ही पसंद ही करते हैं। चाहे इवन द व्लॉगर्स ऑल्सो, कुछ लोग व्लॉगर्स आते हैं जो कम खर्च में ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए इंडिया के डस्टबिन वगैरह जो दिखाते हैं, और जब रियलिटी में उनसे मिलते हैं तो इंडियंस को लेके उनका एटीट्यूड अलग रहता है। बट हाँ, कैमरे के लिए वो मैं ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सच ही हुआ है। बहुत कोई बोल रहा था कि रशिया नॉर्थ कोरिया में बदल जाएगा, रूबल वीक हो जाएगा, रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा जिस तरीके की सैंक्शंस लग रहे हैं। इवन मैं एक कॉमेंट देख रहा था थोड़ा फनी सा कि यूरोपियन पॉलिटिशियंस जो है वो अपने सलाहकार से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये रशियंस के खिलाफ सैंक्शंस वर्क क्यों नहीं करता। आपने तो हमें सलाह दी थी कि वो वर्क करेगा, तो सलाहकार जो है वो बोल रहे हैं कि वो वर्क करता है एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में। तो पॉलिटिशियंस उनसे पूछ रहे हैं कि ये पहले सैंक्शंस लगाने से पहले क्यों नहीं बताया। तो एनीवे रिजल्ट जो है वो देख ही पा रहे हैं। और अभी सभी जो है बहुत कोई मतलब इंडिया में तो एक फेमस एक्सपर्ट था जिनको बहुत सारे ये चैनल्स जो है वो साइड भी कर रहे थे कि ये एक्सपर्ट ने बोल दिया कि रशिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। अरे मतलब ये एक्सपर्ट ने कह दिया मतलब तो रशिया ने लॉस्ट ही कर दिया। अभी एक के बाद एक ज़मीन हड़प रहा है रशिया, तो सारे मीडिया जो है उल्टे सुर गा रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि रशिया का जो ये स्लो प्रोग्रेस है वो एक प्लान का ही हिस्सा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितने कम से कम सिविलियंस मरे, ये भी है एक। और रशिया ने पूरा अपना मिलिट्री माइट जो है वो यूज़ नहीं किया है। बट एनीवे ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत सालों पहले से ही रशिया के खिलाफ जो है वेस्ट एक्शंस लेते आ रहे हैं, बट कभी भी प्रॉपरली रशिया को तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हुए वो लोग, क्योंकि द मास्टरमाइंड व्लादिमीर पुतिन वाज ऑलवेज देयर। और उनके जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे वो बेसिकली यूरोप और वेस्ट के हर स्ट्रैटेजी को जो है काउंटर कर दिया। तो सोवियत रशिया को कंटेन करने के लिए वेस्ट ने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके बीच जो ये युद्ध हुआ, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज एक दूसरे के खिलाफ वो अपनाएं, तो ये इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको एक ऑडियो बुक सुनना पड़ेगा। और उस ऑडियो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया, और ये आपको मिलेगा कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड इंडी50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर तरह के मिरेकल्स होते हैं विंटर फॉरेस्ट में। आपको फेरी टेल्स याद है? मेन हीरोइन अक्सर सर्दियों के जंगलों में खो जाती है और उसे बचाने के लिए या तो उसे सांता क्लॉज या उसका हीरो मिल जाता है। एंड बाय द वे, हीरोइन का नाम है नास्टिया। Девушку, как правило, зовут Настя. जैसे हमारे पास भी नास्टिया है, तो क्यों ना उसे विंटर फॉरेस्ट में भेज दिया जाए। हो सकता है वो किसी से मिले, Кого-нибудь встретит.
हाय एवरीवन, मेरा नाम नास्टिया है और आज हम एक स्पेशल इंग्लिश टीचर का इंटरव्यू लेंगे। स्पेशल क्यों? क्योंकि वे इंडिया से हैं। Он из Индии. हेलो सम्राट, आप रशिया कैसे आए? हर कोई जानना चाहता है। Всех интересует этот вопрос. पहले मैं मॉस्को में था। मुझे बचपन से ही रशिया बहुत पसंद है, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे रशिया आना है, पर किसी काम के साथ। तो मैंने साइबेरिया में एक इंग्लिश टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और पहले ही इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट किया गया। और एक चीज़, मैंने सबसे पहले साइबेरिया में ही अप्लाई किया क्योंकि मेरे बहुत सारे रशियन फ्रेंड्स ने मुझे ये कहा था कि साइबेरिया के जो लोग हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और मैं ये खुद देखना चाहता था कि ये सच है कि नहीं। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप हियर, और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि साइबेरिया में लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आज हम रशिया के ब्यूटीफुल विंटर फॉरेस्ट में वॉक करेंगे। Сибирскому лесу. मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे फॉरेस्ट में मैं गया था, लेकिन बर्फ वाली जंगल पहली बार देख रहा हूँ। Пойдемте. А кем вы хотите? आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में ही बिजनेस बहुत अच्छा करता था और मैं बिजनेसमैन ही बनना चाहता था। इनफैक्ट अभी भी मैं एक बिजनेसमैन ही हूँ, टीचर तो बाद में, लेकिन मेरा एक इंटरनेट शॉप ऑलरेडी है खास रशियंस के लिए, जहाँ पे मैं इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो रशियन क्लाइंट्स को सेल करता हूँ। и украшения. И так это и мой как главное место, и я еще бегу за это место. आपने स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई की? आपको किस तरह के ग्रेड्स मिले? Я всегда получил как хороший, मेरे ग्रेड्स अच्छे ही थे। स्पेशली क्लास 7 के बाद मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया। особенно после класс 7. क्लास 7 के बाद मुझे जो भी करना था खुद ही करना था, क्योंकि मेरी माँ और दीदी दूसरे शहर में चले गए थे, क्योंकि दीदी की यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में था। Жил в другой городе, потому что сестра учили в университете. मैं और पापा एक साथ रहते थे, लेकिन पापा अक्सर काम में बिजी रहते थे, तो ज्यादातर टाइम मैं घर में अकेला ही होता था। तो मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि पढ़ाई कर, कोई फोर्स करने वाला नहीं था। तो सब कुछ मेरे सेल्फ डिजायर के ऊपर ही डिपेंडेंट था। У меня не было никакой воспитания. सिर्फ एडुकेशन ही नहीं, अगर मॉरल और एथिकल वैल्यूज के बारे में भी बात करूँ तो वो भी एक तरह से ज्यादातर जो है मेरे सेल्फ डिजायर की वजह से ही है। तो ग्रेड्स तो अच्छे ही थे, स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स मुझे बहुत पसंद था। क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी निकाल लेता था। Сразу. И так вот оценки были всегда хорошие. आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता चला कि आप रशिया आ रहे हैं? Они просто держали меня. वो तो मुझे किसी भी तरह रोकना चाहते थे, जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं बचपन से ही अपना डिसीजन खुद ही लेता हूँ, और अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। Так я решил приехать сюда, и я приехал. Они просто переживали, что здесь पेरेंट्स को बस इसी चीज की चिंता थी कि रशिया में सब कुछ ठीक ठाक होगा कि नहीं, लोग कैसे होंगे, वो मुझसे कैसे बर्ताव करेंगे, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बट मैंने सिर्फ अपने गट फीलिंग्स को ही ट्रस्ट किया, और आज मैं भगवान को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर निकले। Богу, чтобы все получилось хорошо. К чему вы не можете до сих пор привыкнуть в России? Привыкнуть? मैंने ऑलरेडी अडाप्ट कर लिया है। पहले सोचा था कि शायद इतनी ठंड, वो क्या है जिसे आपने अभी तक रशिया में अडेप्ट नहीं कर पाया? क्योंकि बचपन से ही मुझे ठंडी वेदर बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत आसानी हुई यहाँ के वेदर के साथ अडाप्ट करने में। А чем ты занимаешься в свободное время? Свободное время अभी यहाँ पे आए हुए मुझे बस 1 ही महीने हुए हैं। в Индии заниматься многие. आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? स्पोर्ट्स सेंटर ज्वाइन किया है, जहाँ पे मैं आइस स्केटिंग सीख रहा हूँ। वैसे इंडिया में तो अक्सर मैं जिम जाया करता था, यहाँ पे फिलहाल एक आसपास कोई अच्छा सा जिम ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ये इंटरव्यू मैंने बहुत दिनों पहले एक बार रिलीज किया था, तब मेरे चैनल में शायद 20 या 30 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही थे। तो तब कुछ सब्सक्राइबर्स मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देख, इसने कहा कि इंडिया में जो है ये जिम जाता था, पर इसका चेहरा देख के तो लग नहीं रहा है। तो भाई जैकेट के ऊपर से ही मतलब इन लोगों को चेहरा दिख गया। हाँ, ये बात सच है कि ना तो मैंने कभी स्टेरॉइड लिया है और ना ही प्रोटीन पाउडर, और डाइट भी उतनी स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक फुल टाइम बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। बट नेचुरल डाइट से जितना भी बना है कुछ उतना कम भी नहीं है। सो डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। Привыкнул качаться вообще в тренажерном зале. Здесь пока ищу, где хорошо можно качаться. И вот я очень люблю спорт, и это занимаюсь. И тоже иногда читаю или смотрю телевизор. Вот так провожу свободное время. मैं आपको रशिया की स्की ट्रेडिशन में इनवाइट कर रही हूँ। आपको वहाँ जाना है और स्नो बॉल से उस ट्री पर निशाना लगाना है। क्या हमें शुरू करना चाहिए? Конечно, я давно мечтал это делать. ऑफ कोर्स मैं ये हमेशा करना चाहता था। ये लेफ्ट के लिए है और ये राइट के लिए।